गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, इवन आधा हम पढ़ चुके हैं। उसका एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे। सब टॉपिक है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, यानी वैश्वीकरण को सक्सेसफुल बनाने वाले कारक कौन से हैं जिनकी वजह से वैश्वीकरण आज संभव हो पाए, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला कारक इसमें आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए। तो वैश्वीकरण को भी सक्सेसफुल करने के लिए मीडिया ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स आदि का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किए जाते हैं। नहीं, आजकल के ऐसा नहीं कि हमें अगर कोई हम बिजनेस करें तो हमें वहाँ जाना ही पड़े। आजकल हम घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, देश हो चाहे विदेश हो। तो हम सबको मालूम है इंटरनेट के ज़रिए से, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, फैक्स के ज़रिए से, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम घर बैठे बैठे भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया। आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर एक बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में प्रवेश किया होगा, जहां जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल हमें जो भी हमारे क्वेश्चन है गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट के जरिए से हमें हर जानकारी मिल जाती है। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक यानी ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में वॉइस मेल कर सकते हैं ना, वॉइस मेल भी हम भेज सकते हैं। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग एक बहुत अहम है और बहुत सुचारू रूप से हो रहा है, सजग रूप से हो रहा है, और इसके ज़रिए से ज़्यादा देश एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, वैश्वीकरण हो रहा है। ठीक है ना। अब है विदेश व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लो कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, यानी टैक्स लगाती है। जब भारत में खिलौने आते हैं चीन के तो टैक्स लगाती है, तब क्या होगा? इसका मतलब है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना हो। यानी कोई कंपनी ऐसी है यहाँ पर जो चीन के यानी चाइनीज टॉयज ले रही है, तो वो टैक्स चाइनीज नहीं, जो यहाँ के लोग खरीद रहे हैं, आयात करवा रहे हैं, वो उस पर टैक्स देंगे। कर के कारण यानी टैक्स के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। और अगर टैक्स लग जाएगा, कीमत मान लो 10 रुपये है और टैक्स लग के वो फिर 15 रुपये की हो जाएगी, तो जो हम उपभोक्ता हैं हमें वो 15 रुपये की चीज़ पड़ेगी। चीन के खिलौने भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। और अगर टैक्स लगने लगे तो भाई जो खरीद रहा उसको भी नुकसान है, क्योंकि महंगी चीज़ कोई नहीं खरीदेगा। तो इस प्रकार से टैक्स लगने से आयात कम हो जाएगा। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है, यानी कि आयात पर जो कर लगता है, टैक्स लगता है, वो एक हिंड्रेंस है, वो एक हर्डल है। वो व्यापार में किसी भी वैश्वीकरण को पूरा करने के लिए, किसी भी विदेशी कंपनी को यहाँ पर स्टैब्लिश होने के लिए वो एक अवरोधक है, रुकावट है, वो जो कर लगता है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती। यानी सरकार का ही पूरा कंट्रोल होगा, सरकार की पॉलिसीज के अनुसार ही आयात होगा और वो उनको मानना पड़ेगा, चाहे वो यहाँ की कंपनी हो चाहे वो विदेशी कंपनी हो। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी सरकार ने विदेश से आने वाले सामान पर एक प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि हम पहले भुगत चुके थे भी, अंग्रेज व्यापार करने ही तो आए थे, तो हमारे देश पे कब्जा करके बैठ गए थे। तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में कुछ समय तक प्रतिबंध लगा कि बाहर की कोई भी चीज़ हम नहीं खरीदेंगे, ना ही कोई देश यहाँ पर आकर अपना बिजनेस करेगा। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए ये अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 यानी 10 साल के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था, उद्योग बढ़ रहे थे और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा उन उद्योगों को बढ़ने नहीं दे रही थी। और एक कंपटीशन था पूरे वर्ल्ड में और हमारे देश में प्रतिबंध लगा हुआ था, तो हमारे देश के जो बिजनेस क्लास लोग थे उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, वो कंपटीशन में खरे नहीं उतर रहे थे। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी,
उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी थी, यानी सिर्फ इन्हीं चीज़ों की अनुमति दी कि सिर्फ यही चीज़ें हम खरीदेंगे। ध्यान दें कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षित किया। भारत में करीब सन 1991 यानी 1991 के शुरू से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए, यानी कुछ पॉलिसीज में चेंज आए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से कंपटीशन करने का समय आ गया है। तब सरकार को लगा 1991 में कि अब हमारे उत्पादकों को, जो हमारे प्रोडक्शन में लोग हैं, जो बिजनेस क्लास लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको अब कंपटीशन में उतरना पड़ेगा विश्व के लेवल पे। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। अतः विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया, यानी जो रुकावटें लगाई गई थी उन्हें अब काफी हद तक हटा दिया गया। इसका मतलब है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी, यानी अब रास्ते खुल गए थे। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है, यानी जो रुकावटें डाली थी सरकार ने या जो हिंड्रेंसेस थे, प्रतिबंध थे, वो हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण, यानी उदारना, उदार हृदय जो होता है, काइंड हार्टेड, उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वो क्या आयात करते हैं या क्या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। हमारी सरकार को बहुत ज़्यादा उदार कहा जाता है क्योंकि अब काफ़ी नियंत्रण कम है सरकार का। अब बिजनेस वाले लोगों पर ही छोड़ दिया गया है कि वो क्या आयात करते हैं और क्या निर्यात करते हैं। तो ये हमने देखा कि कुछ कारक हैं जो वैश्वीकरण को संभव बनाते हैं। अगली क्लास जब होगी तो तुम्हें मैं पहले से बता दूंगी, उसमें हम देखेंगे विश्व व्यापार संगठन। ये चैप्टर हम इसमें ही पूरा करेंगे अपनी एक्स्ट्रा क्लास के जरिए से ही। आज इतना ही है बेटा, ध्यान से कर लेंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स भेजे जा रहे हैं वो कर लेंगे। अब तो एग्जाम हमारे मई में है, तो ध्यान रखें, जितना पढ़ाया गया है वो पढ़ लें ध्यान से। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उससे पहले बता दिया जाएगा।